अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते को यह जानकारी दी। पार्लियामेंट का मानसून सेशन हंगामा खैज होने का इम्कान है, क्योंकि अहम अपोजिशन पार्टियों ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत का मुहासरा करना शुरू कर दिया है। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक जारी रहेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस इजलास में जुमला 17 नशिस्तें होंगी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम जमातों से अपील करता हूं कि वो इजलास के दौरान कानून साजी और पार्लियामेंट के दीगर कामों में तामीरी ताउन करें। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से यकसान सिविल कोड की वकालत के बाद कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस मामले पर पार्लियामेंट में भी हंगामा आराई के इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास का आगाज पुराने पार्लियामेंट हाउस में होगा और बाद में नशिस्तें नए पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हो सकती हैं। आइंदा इजलास में मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी ऑर्डिनेंस को तब्दील करने के लिए एक बिल ला सकती है, जो सर्विस के मामलात में दिल्ली हुकूमत को कानून साजी और इंतजामी कंट्रोल देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देगा। इसके अलावा हुकूमत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF बिल 2023 को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है, जिससे NRF के क़याम की राह हमवार होगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चलती बस में आग लगने से 25 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। ये खौफनाक हादसा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर पेश आया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 32 अफराद बस में सवार थे। तेज रफ्तार बस का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बस उलट गई और अचानक उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को उसमें से निकलने का मौका नहीं मिल सका। इस हादसे में 25 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इस तरह है कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को। ये विदर्भ ट्रेवल बस है और ये आज सुबह 1:35 से यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड़ राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उससे टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उस पर जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचाने, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है, क्योंकि ऑल द बॉडीज आर चार्ज। इसमें 33 लोग थे। अब तक कहा जाता है कि 33 लोग थे। हमारा कभी आ रही है, लेकिन बीच में कुछ स्टॉप से पिकअप पॉइंट से कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ उतरे हैं। इसका कुछ कैलकुलेशन आने के बाद ही सही फिगर पता चलेगा। बस नागपुर से पूना जा रही है और अभी जो कौन से जख्मी तो अभी यहाँ सिंदखेड़ राजा में और बेहतर में 2 लोग औरंगाबाद में। अभी उनकी स्थिति बेहतर है। मैंने आपको कहा कि गाड़ी के एक्सीडेंट में लोगों को मार ज्यादा नहीं आई है, थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन ज्यादा क्षति ज्यादा हानि जो हुई है वो जलने से।
केनिया के लेंडियानी में जुमे की शाम एक सड़क हादसे में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब शिपिंग कंटेनर ले जा रहे एक ट्रक सड़क से उतर गया। ट्रक ने पहले बस स्टॉप पर मिनी बस को रौंद दिया, फिर पैदल मुसाफिरीन को कुचल दिया। हादसा केनिया की दारुल-हुकूमत नैरोबी से 200 किलोमीटर दूर पेश आया। मकामी पुलिस कमांडर जेफरी मैक ने बताया कि एक्सीडेंट किरोची और नाकुरू शहर के बीच हाईवे पर हुआ। 30 लोग शदीद रूप से जख्मी बताए गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। ओहदेदार ने बताया कि जख्मियों की तादाद जायद हो सकती है, मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है। फ्रांस में 17 साल के लड़के नाहेल के कत्ल के बाद चौथे दिन भी तशद्दुद जारी रहा। इस बीच सदर इमैनुअल मैक्रोन का ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के कंसर्ट में एंजॉय करने का वीडियो भी सामने आने के बाद उन पर तनकीद की जा रही है। लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे सदर का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई को पेरिस में एल्टन का एक कॉन्सर्ट था। मैक्रोन वहां अपनी बीवी के साथ नजर आए। एल्टन के शोहर ने मैक्रोन के साथ बैक स्टेज पर ली गई एक फोटो भी पोस्ट की। उधर फ्रांस में पहले तशद्दुद बेल्जियम तक पहुंच गया है। मुल्क भर में मुजाहिरीन ने 2000 से ज्यादा कारें चला दी हैं। पुलिस ने चौथे दिन 1300 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालात काबू में करने के लिए 45,000 पुलिस एहलकारों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर तैनात किया गया है। उधर नाहल की मां ने बताया कि बेटे की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। आईएमडी ने इस हफ्ते लगभग सभी रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 रियासतों में भारी बारिश का अंदेशा है। उत्तराखंड के चमोली में हफ्ते की सुबह लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे यानी नेशनल हाईवे 7 बंद करना पड़ा। हाईवे अथॉरिटी मलबा हटाने में जुटी है। इससे पहले 29 जून को भी लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 17 घंटे तक बंद रहा था। गुजरात के कई इलाकों में पिछले 30 घंटों में भारी बारिश हो रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कच्छ जिले में गांधीधाम रेलवे स्टेशन के अंदर तेज बारिश के चलते पानी भर गया है। इसके अलावा हिमाचल में पिछले एक हफ्ते में 24 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर की ड्रेनेज में गिरने से मौत हुई है। यानी इन 3 रियासतों में 35 अमवात हो चुकी है। अरे पूरा चल भाई अब हो गए तसल्ली। अरे पूरा चल भाई अब हो गए तसल्ली। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गुज़िश्ता दिनों ईद कुर्बान से कबल मॉब लिंचिंग के दौरान एक मुस्लिम नौजवान की मौत के मामले में आज नासिक पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस एहलकारान को मुअत्तल कर दिया, जबकि 2 पुलिस अफसरान का तबादला कंट्रोल रूम में कर दिया गया। इस सिलसिले में महाराष्ट्र कांग्रेस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान की कोशिशों का मुस्बित नतीजा निकला। वाज़ेह है कि वाक़े के बाद नसीम खान ने खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। नेज़ मुतवफ़ी के अहल खाना से भी मुलाकात की थी और सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अरबाब इख्तिदार से इंसाफ तलब किया था। इतलात के मुताबिक 24 जून की शाम को चंद शरपसंदों ने उगतपुरी के करीब गंभीरवाड़ी फाटा पर एक कार को रोका। उन्हें गाड़ी में ममनुआ गाय का गोश्त होने का शुबा था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी में सवार 2 अफराद पर लोहे की सलाखों से हमला किया, जिसके सबब एक नौजवान हलाक हो गया।
और दूसरा जख्मी हो गया। शदीद जख्मी मुतवफ़ी की शिनाख्त 31 साला अफ़ाल अंसारी के तौर पर की गई और जिंदा बच जाने वाले नासिर कुरैशी जिनकी उम्र 24 बरस है मुंबई के KEM अस्पताल में दाखिल किया गया। इब्तदाई इंक्वायरी से पता चला कि खाती पुलिस अमले ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में यह सानहा पेश आया। नासिक पुलिस सुपरिंटेंडेंट शाहजी अमिप ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्रद्धा गंदाज जो मुतालिका पुलिस स्टेशन की सरबराह थी, उनका कंट्रोल रूम में तबादला कर दिया गया, जबकि कांस्टेबल बिपिन जगताप, भास्कर शेलके और किसान कचरे को मुअत्तल कर दिया गया। नसीम खान ने इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतवफ़ी के अहले खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि सियासत के बजाय कोऑपरेटिव को समाजी पॉलिसी या कौमी पॉलिसी का कैरियर बनना चाहिए। इससे मुल्क को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने में मदद मिलेगी। 17वें इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि कोऑपरेटिव छोटे किसानों की ताकत है। उन्होंने कोऑपरेटिव पर जोर दिया कि वो दरामदात को कम करने और बरामदात बढ़ाने, कंप्यूटराइजेशन के जरिए इन्हिसार को कम करने, ज़रूरी अखराजात में कमी करके केमिकल से पाक काश्तकारी को फरोग़ देने और मवेशी परवरी और माही परवरी के शोबे में आगे आए। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में और भाइयों बहनों अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसके इसमें दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई? बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। आज किसान वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि माली साल 2014 में 36,270 करोड़ रुपए के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों का मुनाफा 9 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़कर माली साल 2022-23 में 1,04,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। निर्मला सीतारमण ने बात पब्लिक सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ साथ शुमाल मशरक़ी में बैंक की 29वीं शाख का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ताहम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से अब डबल बैलेंस सेट एडवांस की पोजीशन में है।
We've held the GST Council meeting 49 times till now. Decisions, except for one, have all been taken through consensus. It was just one occasion when it had to be informally, but yet with a division. So I want to underline the fact that despite all the campaigns which happen against the GST and the GST Council, it's been a superlative federal, reflective of the federal spirit of this country. So that is very important for us to carry forward our work in the future as well. One data, again, for center-state relations, I want to give for the sake of the tax comparisons. Before GST, states' tax growth was only 8.3%, while GDP growth was 11.5%, meaning a low buoyancy of below 1 at 0.72. This means that the state's tax revenues were growing slower than the GDP itself. That is before the GST. I wish this point is fully understood and taken forward to communicate to everyone on this issue. And after GST, the tax growth was 12.3%, while GDP growth was 9.8%, resulting in a high buoyancy of 1.22%, and I'm talking about years 2018 to 2023. So, pre-GST and post-GST, let's understand GST has brought in greater. मरकजी हुकूमत ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1,61,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना की बुनियाद पर इसमें लगभग 12% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जून 2022 में 1,44,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं एक महीना पहले मई 2023 में ये 1,57,000 करोड़ रुपए था। वजारत फाइनेंस के मुताबिक इस जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी के तौर पर 31,013 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से 38,292 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के तौर पर 80,992 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। आईजीएसटी की रकम में 39,035 करोड़ रुपए चीजों पर एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स के तौर पर वसूला गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई को मर्ज हो गए हैं। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने जुमे के रोज मार्केट बंद होने के बाद मीटिंग में इस मर्जर को आखिरी मंजूरी दी थी। इसके साथ ही मुल्क की पहली होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का वजूद खत्म हो गया। एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट कर कहा कि हिंदुस्तान का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक और हिंदुस्तान की नंबर 1 होम लोन कंपनी के मर्जर के साथ हम दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गए। इस मौके पर हम उन लोगों की खिदमत करने के लिए खुद को फिर से डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस मील के पत्थर को मुमकिन बनाया, आप यानी हमारे ग्राहक। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने 4 अप्रैल 2022 को मर्जर का ऐलान किया था। मर्जर का मकसद एचडीएफसी बैंक की ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस में हाउसिंग लोन मुहैया करवाना था। अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का शेयर जुमे के रोज नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। 30 जून को एप्पल का शेयर $4.38 यानी 2.31% बढ़कर $193.97 जिसकी इंडियन रुपीस में 15,924 रुपये 21 पैसे वैल्यू है, इस पर बंद हुआ। यह एप्पल के शेयर का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। एप्पल का मार्केट कैप भी पहली बार $3 ट्रिलियन यानी 3,05,000 ट्रिलियन $246 लाख करोड़ रुपए होते हैं, इसके पार पहुंच गया। इसके साथ ही एप्पल यह आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी भी बन गई। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग सेशन के दौरान एप्पल के शेयर ने $194.48 का नया ऑल टाइम हाई और 52 हफ्ते का हाई भी बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मध्य प्रदेश के शहडोल के लालपुर में नेशनल स्किल
सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन 2047 का आगाज किया। इसके साथ ही एक क्लिक पर 3.5 करोड़ मुस्तफीदीन को डिजिटल आयुष्मान कार्ड तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन जमातों पर हमला करते हुए कहा कि झूठी जमानतें देने वालों से होशियार रहे। कांग्रेस की जमानत का मतलब नीयत में खराबी और गरीबों को चोट पहुंचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके पास अपनी कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी के साथ नई स्कीमें ला रहे हैं। गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। बस 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी योजना एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। साथियों, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार तब्दीली महसूस हो रहा है। बस्तर की माटी वीरों की उन्होंने कहा कि बस्ती की माटी वीरों की माटी है। रमन सिंह के 15 साल के टर्म में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आदिवासी भाइयों को तरक्की के सफर में आगे बढ़ा जाए। राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ हुकूमत पर कई तरह के घोटालों का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में अब कमजोर भारत नहीं बल्कि ताकतवर भारत है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली वालों के हाथों में 7 मुफ्त की रेवड़ियां रख दी हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को भी ये मुफ्त की रेवड़ी चाहिए। इनमें मुफ्त और 24 घंटे बिजली, मुफ्त और साफ पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, खवातीन के लिए मुफ्त बस का सफर, शानदार स्कूल बनाकर मुफ्त तालीम, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल बनाकर मुफ्त इलाज, नौजवानों के लिए 12 लाख रोजगार का इंतजाम। दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी, हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने। 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल।
बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त, शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया। साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चल जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां तो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी और अभी 3 लाख बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार इन दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? इस वक्त मुल्क में यकसा सिविल कोड को लेकर बहस जारी है, जहां इस खिलाफ की मुतअद्दिद जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और उद्धव धड़े की शिवसेना ने इसकी हिमायत की है। इस दौरान राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने एक बार फिर वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना लगाया। सिब्बल ने कहा कि पहले वज़ीर आज़म को मुल्क को बताना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या तजावीज़ है और वो किन मसाइल पर यकसानियत चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि वो इसे लागू करेंगे, मगर वो ये बताएं तो सही कि क्या लागू करेंगे। अपोजिशन भी इस बहस में मसरूफ हो रही है। जब तक कोई तजवीज़ मंजर आम पर नहीं आएगी, बहस कैसे शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किन चीज़ों पर लागू होना चाहिए, क्या लागू हो, किस चीज़ पर लागू हो, ये वज़ीर आज़म को बताना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि जब तक कोई तजवीज़ सामने नहीं आती, इस पर बहस की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का सिविल कोड पूरे मुल्क में लागू नहीं किया जा सकता। लोगों को उस कानून के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं है, लेकिन इस पर बहस जारी है। गुजरात हाई कोर्ट ने हफ्ते को समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाद की बाकायदा जमानत की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद फौरी तौर पर सरेंडर करने की हिदायत दी है। तीस्ता पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और 2002 के बाद गोधरा फसादात से मुताल्लिक मालूमात में गवाहों को तरबियत दी। अदालत ने उनके वकील को सुप्रीम कोर्ट जाने के हुक्म पर रोक लगाने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। टीम को वर्ल्ड कप
क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हरा दिया। ये पहला मौका है जब वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी। इस टीम ने वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 सीजन के खिताब जीते हैं। टीम 1975 और 1979 में चैंपियन बनी थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हफ्ते को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। जीत के लिए जरूरी रन स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।